अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड। डिमांड वही है जो आम सेंस में हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, लेकिन एग्रीगेट डिमांड का मतलब कलेक्टिव डिमांड होता है। डिमांड इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के लिए होती है, जबकि एग्रीगेट डिमांड तमाम प्रोडक्ट्स के लिए होती है। डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज एन इकोनॉमिक मेजरमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड for all finished goods and services produced in an economy। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। एक इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज हो रही हैं उन तमाम को मिला के जो डिमांड है उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। अब देखिए इंडिविजुअल प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है, मिसाल के तौर पे आप कोई भी चीज़ ले लें, गाड़ियों की डिमांड ले लें, मोबाइल फ़ोन्स की डिमांड ले लें, इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं उनकी डिमांड ले लें, तो हर एक चीज़ ये इंडिविजुअल डिमांड होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं पूरी इकोनॉमी की, ऑल द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस या ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, अगर ओवरऑल बात करते हैं, कलेक्टिव बात करते हैं, तो फिर हम उसको कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। Aggregate demand is expressed as the total amount of money exchanged for those goods and services at a specific price level and at the given point in time। डिमांड क्या होती है? देखिए जब भी आपके पास डिमांड होती है, इट मीन्स आप अगर आप वो चीज़ खरीदना चाहते हैं तो क्या होगा, पैसों के बदले में आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्सचेंज, आप गुड्स लेना चाहते हैं या सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके बदले में आपने पैसा देना होता है। ठीक है, तो इस अमाउंट को, जो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड किस तरह से कैलकुलेट होगी या एक्सप्रेस होगी, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्सचेंज फॉर व्हाट, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आप लेते हैं एट ए स्पेसिफिक प्राइस लेवल, एक स्पेशल प्राइस लेवल या एवरेज भी कह सकते हैं, एंड एट ए गिवन पॉइंट, एक ही पॉइंट। ठीक है, एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम। एग्रीगेट डिमांड ओवर द लॉन्ग टर्म इक्वल्स जीडीपी। जीडीपी मीन जानते भी होंगे आप सारे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो तमाम चीज़ें जो एक ही इकोनॉमी में पैदा होती हैं। ठीक है, उसको हम जीडीपी कहते हैं आमतौर पे। आगे से तो इन दोनों की कैलकुलेशन जो है वो सेम ही होती है लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में नहीं कह सकते। ठीक है, लॉन्ग रन में इन दोनों की कैलकुलेशन जो है, या एग्रीगेट डिमांड एंड जीडीपी जो है वो कैलकुलेटेड होते हैं सेम वे में। क्योंकि देखिए जितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो डिमांड के मुताबिक ही प्रोड्यूस हो रही होंगी ना। तो जीडीपी को आप कह सकते हैं कि एग्रीगेट जो डिमांड है उसके, इसकी कैलकुलेशन जो है वो सेम ही है, इन द सेम वे। फिर से सुन लें थोड़ा, एग्रीगेट डिमांड ओवर द लॉन्ग टर्म, इसमें लॉन्ग टर्म को होना बहुत जरूरी है, शॉर्ट टर्म में नहीं होगा कैलकुलेट सेम वे में। लॉन्ग टर्म इक्वल्स जीडीपी because both are calculated in the same way। GDP represents the total amount of goods and services produced in an economy। ये बात हो गई कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं, while aggregate demand is the demand or desire for those goods। जीडीपी क्या होता है कि कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं गुड्स के, या कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और एग्रीगेट डिमांड हमें ये शो करता है कि उसकी डिमांड, उन प्रोडक्ट्स की, उस सर्विसेज की डिमांड और उसका डिज़ायर। तो हो गया ना सेम, जितनी प्रोड्यूस हो रही है, कितनी प्रोड्यूस हो रही है, जितनी डिमांड होती है। आमतौर पे इन दोनों की कैलकुलेशन सेम तरीके से की जाती है। As a result of the same calculation methods, the aggregate demand and GDP increase or decrease together। अंडरस्टूड बात है, अगर दोनों की कैलकुलेशन सेम है तो दोनों एक सेम वे में दोनों मूव भी करेंगे। अब मिसाल के तौर पे डिमांड चीज़ों की कम हो रही है तो उसके मुताबिक फैक्ट्रीज जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन भी कम कर देते हैं, तो ओवरऑल देखें तो आपकी जीडीपी कम हो जाती है। अब डिमांड चीज़ों की बढ़ गई है, फैक्ट्रीज जो होती हैं वो अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देते हैं ताकि डिमांड को पूरा किया जा सके, एंड इन दिस वे विद द इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड द जीडीपी विल आल्सो राइज। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई। तो ये दोनों सेम वे में मूव करती हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को कैलकुलेट करने का मेथड ही सेम है। जीडीपी कितनी यूनिट्स गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूस होते हैं विद इन द इकोनॉमी, और एग्रीगेट डिमांड on a specific level of price and a specific point कि प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी है, एग्रीगेट डिमांड कितनी है, कलेक्टिव डिमांड तमाम प्रोडक्ट्स की जो कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं।
अच्छा जी, एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है? जो इसकी इक्वेशन है, सिंपल सी इक्वेशन है, ये कोई भी कैलकुलेट कर सकता है इजीली। डेटा इसका अगर आपके पास हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। अच्छा, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ए डी एग्रीगेट डिमांड शो कर रहा है। सी क्या शो करता है? सी शो करता है टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर जो है वो कितनी गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसा लगा रहे हैं। आई क्या शो करता है? टोटल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बाय कंपनीज फॉर कैपिटल गुड्स सच एज फैक्ट्रीज इक्विपमेंट्स एंड कंप्यूटर्स। अब देखें, हम क्या कहते हैं कि जितना पैसा लगता है, जितनी डिमांड है पूरी की पूरी इकोनॉमी में, हम उसको एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। तो इसमें देखिए कंज्यूमर भी आ गया और जो प्रोड्यूसर थे इसमें वो भी आ गए। अब थर्ड कौन पैसा लगाता है, स्पेंड करता है? तो वो है गवर्नमेंट। तो जी इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पब्लिकली प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज एज रोड्स, ब्रिजेस एंड मेडिकेयर। तो इसमें देखिए तमाम के तमाम अखराजात आ गए जो कि हम करते हैं। कंज्यूमर भी आ गया, इसमें प्रोड्यूसर्स भी आ गए और इसमें गवर्नमेंट भी आ गई। तो इन सब की जितनी स्पेंडिंग्स हैं उसको ऐड किया जाता है किस चीज़ के साथ? एक्स एक्सपोर्ट्स, एम इम्पोर्ट्स। तो इसमें आप देखें एक्स माइनस एम है, तो एक्स माइनस एम का मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। इस सिचुएशन को देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक्स से एम को माइनस कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और आपकी इम्पोर्ट्स कम है तो ये जवाब प्लस में आएगा, तो ये एड अप हो जाएगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपकी एक्सपोर्ट्स कम है और आपकी इम्पोर्ट ज़्यादा है तो फिर ये जवाब माइनस में आएगा, तो ओवरऑल से ये चीज़ें माइनस हो जाएंगी। जो भी आपके पास आएगा वो आपकी एग्रीगेट डिमांड होगी। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड कर्व आपको पता है कि इसी तरह ही होता है कि जब भी प्रोडक्ट की प्राइस में इजाफा होता है तो उसकी डिमांड कम होती है। ठीक है, तो ये भी वही डिमांड ही है, लेकिन हम इसको कलेक्टिव लेवल पे देख रहे हैं या कलेक्टिव डिमांड देख रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज a curve that shows a negative relationship between aggregate output income and price level। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, अगर पी प्राइस जो है वो पी नॉट है तो हमारी जो इनकम है वो वाई नॉट है। तो आप देखें प्राइस कम है तो इनकम जो है एग्रीगेट इनकम या एग्रीगेट आउटपुट वो ज़्यादा है। जितनी प्राइस ऊपर जाती है हमारी एग्रीगेट आउटपुट जो है इनकम वो कम होती जा रही है। अब अगर देखें अगर प्राइस P2 पे पहुंच गई है तो हमारी एग्रीगेट आउटपुट जो है वो कम होकर Y2 पे आ गई है, मीन्स इसके करीब होती चली जा रही है जीरो के। अब मिसाल अगर यहाँ पे है P3 तो P3 फिर Y3 पे होगा शायद यहाँ पे। ठीक है, तो जितनी प्राइस इंक्रीज होती चली जाएगी हमारी एग्रीगेट इनकम जो है या एग्रीगेट आउटपुट जो है उसमें डिक्रीज आता जाएगा। तो इस ये शो करता है दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों अलग अलग मूव करते हैं। एक ज़्यादा होता है तो दूसरा कम होता चला जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए प्राइस ज़्यादा होती है तो आपकी जो एग्रीगेट इनकम है या वो जो एक्सपेंसेस आप करते हैं या आपकी जो डिमांड है वो कम होती चली जाती है। एग्रीगेट डिमांड कर्व को थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। इफ you were to represent aggregate demand graphically, the aggregate amount of goods and services demanded is represented on the x-axis। ये देखिए x-axis है, इसमें हमने प्राइस को सॉरी एक मिनट। If you were to represent aggregate demand graphically, the aggregate amount of goods and services demanded is represented on the horizontal, सॉरी ये वाला। ठीक है, ये आपकी डिमांड है। And the overall price level of the entire basket of goods and services is represented on the vertical y-axis। और ये आपकी प्राइस हो गई, ये आपकी प्राइस है y-axis पे और x-axis पे आपकी डिमांड है। The aggregate demand curve
लाइक मोस्ट टिपिकल डिमांड कर्व्स, जो आमतौर पे डिमांड कर्व है आपको देख रहे हैं वो नेगेटिव शो कर रहा होता है, दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखिए स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Demand increases or decreases along the curve as the price of goods and services either increases or decreases। इस तरह प्राइसेस बढ़ती हैं या कम होती है, उसके मुताबिक डिमांड भी बढ़ती है या कम होती है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। Also, the curve can shift due to changes in the money supply or increase and decrease in tax rates। अच्छा, लेकिन याद रखें कि अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है मीन्स आपकी इनकम में इजाफा हो रहा है। अगर आपको डिमांड लॉ ऑफ डिमांड याद हो तो उसमें हम एक बात कहते हैं, assumptions होती हैं कि all the things remaining the same, if the price increases the demand decreases। ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं कि बाकी चीज़ें सेम रहे, इनकम वगैरह में इजाफा ना हो या प्राइसेस कम, मीन्स प्राइसेस ज़्यादा हो लेकिन आपकी इनकम में इजाफा ना हो उसके साथ, तो फिर आपकी डिमांड कम होगी। इसमें यही कह रहे हैं कि अगर लेकिन अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया इट मीन्स आपको इनकम ज़्यादा मिलेगी, तो फिर इफेक्ट शायद कोई अलग तरीके का होगा। या अगर आपके टैक्स रेट्स में कमी कर दी जाती है तो ओवरऑल आपकी इनकम तो बढ़ती है ना, तो फिर शायद आपकी डिमांड कम ना हो। इसमें अगर आप ये उस सिचुएशन में हैं, other things remaining the same, if the price of the product increases its demand will decrease। ये उस सिचुएशन की बात हो रही है, other things remaining the same की। ये पॉइंट निकाल दे तो फिर शायद सिचुएशन कुछ और होगी। अच्छा जी, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले है जी चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट का एग्रीगेट डिमांड के ऊपर इफेक्ट होता है। कैसे होता है? वेदर इंटरेस्ट रेट्स आर राइजिंग और फॉलिंग will affect decisions made by consumers and businesses। Lower interest rate will lower the borrowing cost for big tickets items such as appliances, vehicles and homes। देखिए जब इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, तो आपके जो borrowing cost है वो भी कम होती है। तो देखिए जब borrowing cost कम हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, आप घर बड़ा खरीदेंगे, गाड़ी नहीं खरीद लेंगे, या अप्लायंसेस हो सकती हैं। आजकल बहुत सारे बैंक्स ने ऐसा किया हुआ है, ड्यू टू द कोविड लोग गाड़ियाँ नहीं खरीद रहे। मीन्स कोई भी बिजनेस आजकल कोई फ्लोरिश नहीं कर रहा, या तो खड़ा या तो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट कर रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है। तो बैंक्स ने अपना बिजनेस बचाने के लिए जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दिया। तो ये कम करने से फ़ायदा क्या होगा कि लोग ज़्यादा गाड़ियां खरीदने जाएंगे बैंक्स में एज़ कम्पेयर टू कैश के ऊपर अगर वो गाड़ी खरीदेंगे। ठीक है, अब कैश पे और इंस्टॉलमेंट पे अगर फ़र्क कम है तो लोग प्रेफर करेंगे बैंक्स को। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग घर भी लेंगे, व्हीकल्स भी लेंगे, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है। आल्सो कंपनीज विल बी एबल टू बोरो एट लो रेट्स। और कंपनीज क्या करेंगी अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, वो ज़्यादा पैसा लेंगी बैंक से, क्योंकि सूद उसके ऊपर कम है, विच टेंड्स टू लीड टू कैपिटल स्पेंडिंग इंक्रीज। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ओवरऑल इम्पैक्ट ये होगा कि लोअर इंटरेस्ट रेट की वजह से पैसा जो है वो मार्केट में फ्लक्चुएट करेगा, कारोबारों की स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा आएगा, तो इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से या आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो चेंज होगी। इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया तो कोई भी बैंक से गाड़ी लेना प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में अगर गाड़ी अवेलेबल है और जो बैंक में अवेलेबल है अगर उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो अगर इंस्टॉलमेंट में भी है तो बहुत से लोग मेरे ख्याल से हेजिटेट करेंगे बैंक से गाड़ी लेते हुए, क्योंकि आपको 4 5 6 लाख रुपए का अगर फ़र्क पड़ रहा है इंस्टॉलमेंट और कैश पे, तो फिर प्रेफर लोग करेंगे कि आप थोड़ा सा वेट करके लेकिन कैश पे गाड़ी ले लें, ताकि उनको कम पड़े। तो जब प्राइस इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कंपनीज भी बार्विंग बंद कर देती हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट फिर देना पड़ता है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो बढ़ जाती है। तो ये दोनों सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करता है। दूसरा जो है दैट इज इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ पे भी बात हो भी गई कि अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं और साथ साथ उसी रेशियो की आपकी तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं,
मुझे नहीं लगता कि किसी की डिमांड कम होगी प्रोडक्ट्स के लिए। क्यों? क्योंकि जिस रेशियो से प्राइसेस बढ़ रही हैं उसी से आपकी वेल्थ या इनकम भी बढ़ रही है, तो डिमांड कम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का पहले ही पॉइंट अभी बता दिया, दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, और इसमें सेम नहीं है, इसमें प्राइस के साथ आपकी इनकम भी बढ़ रही है, तो फिर यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो लागू नहीं हो सकेगा। एज हाउस होल्ड वेल्थ इंक्रीजेज, एग्रीगेट डिमांड यूजुअली इंक्रीजेज एज वेल। आपके पास अगर पैसा ज़्यादा आ रहा है और प्राइसेस मिसाल के तौर पे सेम है, तो आपकी डिमांड तो बढ़ेगी। कन्वर्सली, a decline in wealth usually leads to lower aggregate demand, और अगर आपकी इनकम कम हो गई और प्राइसेस सेम है तो लाजमी बात है कि आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी। Increases in personal savings will also lead to less demand for goods. अच्छा, अगर लोगों में सेविंग करने की आदत ज़्यादा है तो ओवरऑल इसके इम्पैक्ट क्या होगा? इसके इम्पैक्ट होगा कि डिमांड जो है प्रोडक्ट्स की वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग प्रेफर करेंगे पैसे को जमा करना, ना कि उसको खर्च करना। तो जब पैसा जमा करेंगे तो मार्केट में खर्च कम होगा, कंजम्पशन कम होगी, पैसे की स्पेंडिंग कम होगी, तो मार्केट में जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी। विच टेंड्स टू अकर ड्यूरिंग रिसेशन। रिसेशन में यही होता है ना कि लोगों की सेविंग ज़्यादा करने के लिए लोग पैसा कम खर्च करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, अनसर्टन होते हैं उनका फ्यूचर। रिसेशन में यही होता है, अनसर्टन जब फ्यूचर होगा तो लोग स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे, सॉरी सेविंग ज़्यादा करेंगे। जब रिसेशन होगा तो लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से रिसेशन जो है वो और ज़्यादा खतरनाक सूरत इख्तियार कर लेता है। क्योंकि एक तो ऑलरेडी रिसेशन है, दूसरा लोगों ने पैसे जमा करना शुरू कर दिए तो मार्केट में पैसा आना और कम हो गया। जब मार्केट में पैसा आना कम होता है तो रिसेशन जो है वो खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है। फैक्ट्रीज जो है वो डिमांड को देखते हुए अपनी प्रोडक्शन कम कर देती हैं, जो फिर वो इतने केपेबल नहीं होती कि अपने एक्सपेंसेस को पूरा किया जा सके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फैक्ट्रीज को बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस ही पूरे नहीं होते और रिसेशन और खतरनाक हो जाता है। When consumers are feeling good about the economy, they tend to spend more, leading to a decline in savings. लेकिन देखिए, जब देखते हैं कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही है, इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, तो लोग इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, स्पेंडिंग्स भी करते हैं। इससे क्या होता है, मार्केट में पैसा सर्कुलेट करता रहता है और सेविंग जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार सेविंग करने से अच्छा अगर पैसा आइडल पड़ा है उससे अच्छा कहीं पे इन्वेस्ट कर दें। तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है, स्पेंडिंग जब बढ़ती है तो आपकी सेविंग्स तो कम होती है, लेकिन आपकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी और स्टेबल होने की तरफ जाती है और एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाता है। अच्छा जी, करेंसी एक्सचेंज रेट जो है वो भी इफेक्ट करता है एग्रीगेट डिमांड को। अच्छा, वो किस तरह कर सकता है? इफ़ द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर फॉल्स, अगर यूएस डॉलर की कीमत गिर जाती है और राइजेस या ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा? फॉरेन गुड्स विल बिकम मोर और लेस एक्सपेंसिव। तो आप जो फॉरेन गुड्स मंगा रहे हैं, देखिए फॉरेन गुड्स जितनी भी आप मंगाते हैं उसकी पेमेंट आपको डॉलर में करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर डॉलर की कीमत पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में ज़्यादा हो गई, मिसाल के तौर पे 125 और 150 को कंपेयर करते हैं, आज अगर डॉलर की कीमत 125 रुपये है तो आपको कम पैसे या कम रुपए देने पड़ते हैं डॉलर्स के अगेंस्ट, और आपकी चीज़ खरीद सकते हैं। अब कुछ अरसे के बाद इस तरह हुआ कि डॉलर 150 रुपये का हो गया, तो अब आपको ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं कम डॉलर्स खरीदने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे आपकी जो प्रोडक्ट, आपकी जो फॉरेन से जो प्रोडक्ट्स आती हैं इंपोर्ट करके, उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो जब उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली उनकी एग्रीगेट डिमांड या उनकी डिमांड जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी। तो करेंसी एक्सचेंज का इफेक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड पे। मीनवाइल, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द यूएस will become cheaper or more expensive for foreign markets. Aggregate demand will therefore increase or decrease. अगर पाकिस्तान की बात करें और कंपैरिजन करें कि हम अमेरिका से या किसी मुल्क से कोई चीज़ मंगा रहे हैं और डॉलर की कीमत बढ़ गई है, तो वो प्रोडक्ट फिर पाकिस्तान में हमें महंगा पड़ेगा। जब महंगा पड़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। लेकिन अगर डॉलर की कीमत गिर गई है रुपए के मुकाबले में, तो फिर हमें कम रुपए देने पड़ेंगे और हमें उसके मुकाबले में डॉलर मिल सकते हैं ज़्यादा। तो फिर हम बाहर से जब चीज़ मंगाते हैं तो वो हमें सस्ती पड़ेगी, और यहाँ पे जब चीज़ सस्ती पड़ेगी तो उसकी एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा। अच्छा जी, चेंजेस इन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस जो हैं, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं एज कम्पेयर टू द रियल इन्फ्लेशन। लोग
देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो रहा है और उसके मुताबिक सारी प्लानिंग कर लेते हैं। वो टाइम जब आता है शायद वो उस तरह होगा या नहीं होगा जिस तरह हमने प्लानिंग की हुई है। ठीक है, तो कंज्यूमर्स हु फील दैट इन्फ्लेशन विल इंक्रीज, जब आपको लगता है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा और प्राइसेस विल राइज या कीमतें बढ़ेंगी, तो क्या करते हैं, टेंड टू मेक परचेजेस नाउ विच लीड्स टू राइजिंग एग्रीगेट डिमांड। जिस तरह भी कोविड से पहले हुआ था। कोविड से पहले क्या हो गया था कि लोगों को पता था कि मार्केट से चीज़ें गायब होना शुरू हो जाएंगी जब लॉकडाउन लगा, दुकानें बंद होंगी, स्टोर्स बंद होंगे, तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं कि मार्केट में जो चीज़ें हैं वो नहीं होंगी, नायाब हो जाएंगी। और आपको पता है कि जब चीज़ें कम होती हैं, उनकी सप्लाई कम होती है, तो उनकी डिमांड तो सेम रहती है, तो डिमांड तो रहती है, तो उसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसी तरह हुआ था, लोगों ने बल्क में चीज़ें परचेज करना शुरू कर दी थी। आमतौर पे लोग 15 दिन से 1 महीने तक का राशन लाते हैं, वो 2 महीने का राशन लेना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि प्राइसेस भी बढ़ गई थी। और मेन जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि कोविड के साथ रिलेटेड है, मिसाल के तौर पे डिटॉल ले लें, तो एक दफ़ा डिटॉल की कीमत मैं खुद लाया था, वो थी 85 रुपीज़ फॉर 100 मिलीलीटर। नेक्स्ट टाइम मैं गया तो 150 रुपीज़ थी फॉर 100 मिलीलीटर। फिर नेक्स्ट टाइम जब गए तो 200 रुपीज़ थी फॉर 100 मिलीलीटर। तो प्राइसेस जो थी वो विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ वो डबल से भी ज़्यादा हो गई थी। डिटॉल जो है वो कोविड में ज़्यादा यूज़ होता था, लोग हाथ धोने के लिए, घर साफ करने के लिए, चीज़ें साफ करने के लिए खरीदते थे। तो देखें, लोगों को जहन में ये था कि यार ये प्रोडक्ट जो है ये लोग खरीदेंगे भी और मार्केट से गायब भी हो जाएगा, तो चलो बल्क में खरीदना शुरू कर दो। तो जिसको एक बोतल की रिक्वायरमेंट थी वो 2-3 उठा के ले आया था घर पे। तो डिमांड बढ़ गई थी, सप्लाई सेम थी, तो जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है जो कि कोविड में देखने में आया था लॉकडाउन से पहले, वो भी एग्रीगेट डिमांड आपकी एकदम से बूम पे जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है एग्रीगेट। तो इन्फ्लेशन या जो फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी कि फ्यूचर में क्या होगा, वो आपकी एग्रीगेट डिमांड को आज इफेक्ट कर सकती है। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड का इकोनॉमिक कंडीशंस, इन दोनों का भी आपस में बहुत बड़ा रिलेशनशिप होता है। एग्रीगेट डिमांड अगर चीज़ों की बढ़ रही है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की, तो फैक्ट्रीज वाले क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन भी अपनी बढ़ा देते हैं। जब वो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे चले जाते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट उनको कम पड़ती है, तो उनको भी फ़ायदा। प्राइसेस भी थोड़ी नॉर्मल या कम हो जाती हैं, स्टेबल रहती हैं, तो कंज्यूमर को भी फ़ायदा। एग्रीगेट डिमांड जितनी बढ़ेगी तो उतनी ही मुल्क की हालात जो है उसमें पैसा ज़्यादा सर्कुलेट करेगा, और आपकी जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगी और मुल्क जो है वो स्टेबल रहता है इससे। कंपेरेटिवली जितनी एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगी, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, जिसकी वजह से आपका जीडीपी भी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो मुल्क की तरक्की के लिए मेरे ख्याल से एग्रीगेट डिमांड का ज़्यादा होना ज़्यादा बेहतर है। अभी इसके मैं आपको थोड़ी डिटेल भी बताता हूँ। इकोनॉमिक कंडीशंस कैन इम्पेक्ट एग्रीगेट डिमांड whether those conditions originated domestically or internationally. The mortgage crisis of 2008 is a good example of a decline in aggregate demand due to economic conditions. 2007-8-9 में क्या हुआ था? एग्रीगेट डिमांड्स गिर गई थी, प्रोडक्शन गिर गई थी, जिस वजह से जीडीपी गिर गई थी, पूरे पूरे मुल्क की इकोनॉमीज जो है, मुल्कों की इकोनॉमी वो खराब हो गई थी। The financial crisis in 2008 and the Great Recession that began in 2009 had a severe impact on banks due to massive amounts of mortgage loan defaults. अच्छा, हुआ क्या था, 2009 में जो रिसेशन था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, उसमें जो मॉर्गेज लोन्स थे वो डिफॉल्ट कर गए थे, बैंकरप्ट हो गए थे। मैसिव अमाउंट ऑफ बैंक मॉर्गेज लोन्स जो थे, जो जिनके पास थे, तो लोग जो थे जिन्होंने मॉर्गेज लोन्स लिए हुए थे बैंक से, वो डिफॉल्ट कर गए एंड दे वर जस्ट अनएबल टू पे टू रीपे द अमाउंट टू द बैंक्स। तो बैंक्स के पास भी पैसा खत्म हो गया। जो लोग उनके पास बैंक्स में जाते थे, उनकी डिमांड तो थी, लोगों की पैसा तो चाहिए था सबको, लेकिन बैंक में उनकी डिमांड को मीट करने के लिए पैसा ही नहीं था, क्योंकि इधर से पैसा मॉर्गेज लोन्स की वजह से पैसा आना बंद हो गया था, क्योंकि सारे डिफॉल्ट कर गए थे। एज ए रिजल्ट बैंक्स रिपोर्टेड वाइड स्प्रेड फाइनेंशियल लॉसेज लीडिंग टू ए कॉन्ट्रैक्शन इन लेंडिंग। तो देखें, जब बैंक के पास पैसा नहीं होगा, बैंक की इनपुट ही सारी बंद होगी जो कि मॉर्गेज लोन से आ रही थी, तो बैंक आगे स्पेंडिंग कैसे करेगा, लेंडिंग कैसे करेगा लोगों को। विद लेस लेंडिंग इन द इकोनॉमी, बिजनेस स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन। देखें, ओवरऑल सिनेरियो आपको बताता हूँ।
बैंक ने लोगों को घर बना के दिए या घर खरीद के दिए या लोगों को कर्जे दिए अगेंस्ट द मॉर्गेज, अगेंस्ट सिक्योरिटीज जो कि इमूवेबल एसेट्स में होती है, आमतौर पे ज़मीन या घर के बदले में, उसको मॉर्गेज लोन कहते हैं। तो लोगों ने तो कर्जे ले लिए, मॉर्गेज लोन ले लिए, उसके बदले में सिक्योरिटीज रखा दी बैंक के पास। अब बैंकों के पास इंस्टॉलमेंट्स आना बंद हो गई, इंटरेस्ट की भी और प्रिंसिपल अमाउंट की। क्यों? क्योंकि जिन्होंने मॉर्गेज लोन दिए हुए थे वो डिफॉल्ट कर गए ड्यू टू द रिसेशन। अब बैंकों के पास तो इनपुट आना बंद हो गया। जब इनपुट आना बंद हो गया तो बैंकों के पास बस नॉर्मल पैसा ही था कि लोगों की थोड़ी बहुत जो डिमांड्स थी वही पूरी हो रही थी। लेंडिंग के पास बैंक्स के लिए लेंडिंग के लिए बैंक्स के पास पैसा नहीं था। अब हुआ क्या, लेंडिंग के लिए पैसा ही नहीं है तो वो लेंडिंग नहीं करते थे, या लेंडिंग आना बंद हो गई तो मुल्क में जितनी इन्वेस्टमेंट्स और जितनी स्पेंडिंग थे वो भी बंद हो गई। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ, रिसेशन जो है वो और ज़्यादा खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया। और आप सबको पता है कि इसमें सिर्फ एक मुल्क की नहीं, इसमें बहुत सारे मुल्कों की इकोनॉमीज जो है वो कोलैप्स कर गई थी। तो दैट्स द प्रॉब्लम। इसी की वजह से इन मोस्टली इस मॉर्गेज लोन्स की वजह से ही ये तमाम सिचुएशंस क्रिएट हुई थी। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकली भी देख लेते हैं। अगर आप देखें 91 से देखें अच्छे खासा 95 पे, 99 पे, 2003 पे, इवन 2006 तक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। चेंज इन टोटल बैंक लोन्स, बैंक अच्छे खासे लोन्स दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ 2008-9 में, जरा सिचुएशन को देखें कितनी वर्स हो गई कि माइनस में चले गया, अराउंड अबाउट -13। ठीक है, ये क्या है, ये परसेंटेज है, -13% पे चले गए थे। अब चेंजेस इन रियल बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट्स आप देख रहे हैं कि किस तरह हो रही है। तो ये देखें, इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी लेकिन 2008-2009 में देखें तो ये माइनस में चली गई, एंड इवन -25 to 28% तक ये डिक्लाइन पे चला गया था। ठीक है, तो ये पोजीशन थी, ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी मेनली ड्यू टू द मॉर्गेज लोन्स। क्योंकि मॉर्गेज, अच्छा, मॉर्गेज लोन्स जिन्होंने लिए थे तो उन्होंने सिक्योरिटी तो रखा ही थी ना। अब जहन में ये सवाल आता है कि सिक्योरिटी जब रखाई तो बैंक को चाहिए वो सिक्योरिटी बेच के अपना पैसा रिकवर कर ले। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, रिसेशन की वजह से किसी के पास मार्केट में पैसा ही नहीं था। अगर बैंक ऑफर भी करते थे कि आए ये घर, ये ज़मीन, ये प्लॉट, ये प्रॉपर्टी खरीदें ताकि हम अपने पैसा रिकवर कर सकें, तो कोई आने वाला ही नहीं था, कोई खरीदने वाला ही नहीं था। तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि $1 लाख की चीज़ कोई $50,000 में लेने को भी तैयार नहीं था। तो वो रिसेशन जो था वो और ख़तरनाक हो गया। और इसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी गिर गई। जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होगा इवन इंस्टॉलमेंट देने के लिए, तो फिर लोग अपने ज़रूरियात को ही पूरा कर रहे होंगे, वो भी बहुत कम लेवल पे। तो इस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, एक नई प्रॉब्लम कि एग्रीगेट डिमांड जो थी वो गिर गई। एग्रीगेट डिमांड गिर गई तो लोगों प्रोडक्शन भी कम करनी पड़ी, जिससे जीडीपी भी गिर गई और पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर गई। तो ये था हमारा टॉपिक आज के लिए, दैट इज द एग्रीगेट डिमांड। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की। थैंक यू।